नमस्कार, राम राम, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आप जुड़े हुए हैं पंडित गौरव के साथ। संविधान के नए चैप्टर की इस कड़ी में आज मौलिक अधिकारों पर डिस्कशन किया जाएगा। अगर आपको संविधान के सामान्य परिचय और संविधान सभा के बारे में डिटेल्ड वीडियो देखना है तो हमारे चैनल पर जाकर पुराना वीडियो सर्च करें और उसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आज मौलिक अधिकारों के बारे में डिस्कशन के लिए मैं सबसे पहले मौलिक अधिकारों की थोड़ी बहुत चर्चा करूंगा। इसके बाद अपन एक ऑप्शनल सीरीज शुरू करेंगे। उस ऑप्शनल सीरीज के माध्यम से आपने जो कुछ भी पढ़ा है अपनी सोच को ग्रो करो, विकसित करो हमारे साथ। आपने जो कुछ भी पढ़ा है उसका एनालिसिस करो और यहाँ हमारे सवालों का जवाब देते रहिए। अगर आपको हमारे साथ लाइव जुड़ना है तो हमें कमेंट करके या हमारे मोबाइल नंबर पर कांटेक्ट करके हमें अवगत कराएं कि आपको हमारा लाइव वीडियो या लाइव क्लास शुरू करवानी है। शुरुआत में मैं आपको मौलिक अधिकारों के बारे में थोड़ा बहुत समझा देता हूं। उसके बाद हम इस पर अच्छे से इसकी विस्तृत व्याख्या करेंगे। मौलिक अधिकार जो संविधान के भाग 3 में वर्णित हैं। मौलिक अधिकार जो संविधान के भाग 3 में वर्णित हैं, ये अनुच्छेद 12 से 35 तक संविधान में वर्णित किए गए हैं। ये सारी चीजें समझाने से पहले मैं आपको एक बात और समझा देता हूं। 3 शब्द होते हैं मौलिक अधिकार, या जिनको अपन कहते हैं मूल अधिकार। एक होते हैं मानव अधिकार और एक होते हैं विधिक या कानूनी अधिकार। विधिक या कानूनी अधिकार, पहले हम इन तीनों के बारे में जानेंगे कि इन तीनों में क्या डिफरेंसेस होते हैं, ये किस प्रकार अलग होते हैं। मौलिक अधिकार का मतलब क्या होता है, मानव अधिकार का मतलब क्या होता है और विधिक अधिकार का मतलब क्या होता है। मानव, जैसा कि शब्द से वर्णित है, मानव किसी भी इंसान को, किसी भी मानव को इस धरती पर मानव होने के नाते जो अधिकार दिए जाते हैं उनको अपन मानव अधिकार कहते हैं। अगर किसी देश के संविधान में जो अधिकार वर्णित होते हैं उन्हें अपन मौलिक अधिकार या मूल अधिकार कहते हैं। किसी विधि या कानून द्वारा जो अधिकार बनाए जाते हैं, अधिनियम द्वारा जो अधिकार बनाए जाते हैं, उन्हें विधिक अधिकार कहते हैं। इस प्रकार अपन मौलिक अधिकार, मानव अधिकार और विधिक अधिकार, तीनों अधिकारों के बारे में अपन ने चर्चा की। इसके बाद में मैंने जैसा बताया कि मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक वर्णित है। अनुच्छेद 12 में संविधान द्वारा यह बताया गया है, संविधान में यह लिखा हुआ है कि अनुच्छेद 12 में राज्य शब्द की एक परिभाषा दी गई है। राज्य शब्द के अंतर्गत वो सारी संस्थाएं जो राज्य द्वारा संचालित हैं, वो सारी संस्थाएं जिन्हें राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त है, ये सारी संस्थाएं राज्य शब्द के अंतर्गत आती हैं। अगला अनुच्छेद है 13। अनुच्छेद 13 में न्यायिक पुनरावलोकन के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार किसी विधि का दोबारा से न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब होता है दोबारा से अवलोकन किया जा सकता है। कोई विधि या कानून, चाहे वो संविधान में वर्णित पहले से हो या किसी अधिनियम के द्वारा बनाया गया हो, उसे न्यायिक पुनरावलोकन के तहत दोबारा से उसमें चेंजेस किए जा सकते हैं। ये न्यायिक पुनरावलोकन जो शब्द है वो अमेरिका से लिया गया है और भारतीय संविधान के आर्टिकल 13 में वर्णित है। फिलहाल हम पहला क्वेश्चन देखते हैं, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है। जैसा कि मैंने अभी आपको
समझाया है, व्याख्या करके बताई है कि मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में वर्णित हैं। मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में वर्णित हैं। पहला ऑप्शन है अपना भाग 2 में, भाग 4 में, भाग 6 में या भाग 3 में। तो अपना राइट आंसर है बी, जिसमें दिया गया है कि संविधान, भारतीय संविधान के जो मौलिक अधिकार हैं वो भाग 3 में वर्णित हैं। आगे चर्चा करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना मौलिक अधिकारों के तहत दूसरा जो क्वेश्चन है वो दिया गया है भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है संविधान के अनुच्छेद 12 से 35, 12 से 35 तक, 13 से 36 तक, 15 से 39 तक या 16 से 40 तक। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया है कि भाग 3 में और 12 से 35 तक इनका वर्णन मिलता है। तो हमारा राइट आंसर है संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक ये वर्णित हैं, जिनमें मौलिक अधिकारों की जो वास्तविक व्याख्या है वो 14 से लेकर 32 तक की गई है। 14 से लेकर 32 तक 6 प्रकार के मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है, जिसमें सबसे पहला है समता या समानता का अधिकार। जिसमें सबसे पहला है समानता का अधिकार, समता या समानता का अधिकार। इसमें जो सबसे पहला है समानता का अधिकार वो 14 से और 18 तक वर्णित है, जिसमें बताया गया है कि किसी भी व्यक्ति को जाति, धर्म, जन्म स्थान, लिंग या मूल वंश के आधार पर उसके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। इसमें ही बताया गया है कि किसी के साथ छुआछूत नहीं की जा सकती। इसी में बताया गया है कि उपाधियों का अंत किया गया है अनुच्छेद 18 के अनुसार। इसी जो पहला समानता का अधिकार है उसी के तहत जो 14 से 18 तक वर्णित है, उसी में बताया गया है कि कैसे अवसरों की सभी के लिए समानता है। लोक नियोजन में जितने भी अवसर निकलेंगे उसमें सभी के लिए समान अवसर प्रदान किए गए हैं। दूसरा अपना अनुच्छेद है जो स्वतंत्रता से संबंधित है, जिसको अपन कहते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक वर्णित है, जिसमें प्रेस की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, वाक जो अपन बोलते हैं बोलने की स्वतंत्रता, विचार की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, कहीं पर भी विचरण करने की स्वतंत्रता, कोई संघ या समुदाय बनाने की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, ये सारी स्वतंत्रताओं का जिक्र इसमें किया गया है। इसी में किसी अपराध के लिए किसी दोष सिद्ध व्यक्ति को क्या क्या स्वतंत्रताएं दी गई हैं उसके बारे में बताया गया है कि किस प्रकार कोई दोष सिद्ध व्यक्ति एक अपराध के लिए 2 सजाएं नहीं काट सकता है, उसे खुद की गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। इसी प्रकार गिरफ्तारी से संबंधित इसमें स्वतंत्रताएं दी गई हैं कि किस प्रकार कोई व्यक्ति गिरफ्तार होने के 24 घंटे बाद तक न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना होता है। इसके अंतर्गत ही हमें जीवन जीने का अधिकार जो अनुच्छेद 21 में वर्णित है वो भी स्वतंत्रता के अधिकार के तहत ही दिया गया है। इसमें आगे मैं चर्चा करूंगा। जो तीसरा अनुच्छेद है, वो जो तीसरा मौलिक अधिकार है वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसमें अनुच्छेद 23 से 24 तक का वर्णन है, जिसमें किसी भी मानव का दुर्व्यापार नहीं किया जा सकता, उसे कहीं पर बेचा नहीं जा सकता, किसी भी मानव को बेचा नहीं जा सकता, जो अनुच्छेद 23 में लिखा हुआ है। इसी में अनुच्छेद 24 में जो बालक हैं, जो बच्चे हैं, जो नाबालिग हैं, उनसे कोई काम नहीं कराया जा सकता, उसके बारे में अनुच्छेद 24 में लिखा हुआ है। इसके बाद अपन चौथे जो मौलिक अधिकार है उसके बारे में बात करेंगे, जो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अपने धर्म का अबाध रूप से आचरण करने का, उसे प्रचार प्रसारित करने का, उसके तहत जितने भी स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं उन सबको मानने का, पूर्ण रूप से
जो स्वतंत्रता दी गई है वो दी गई है 25 से 28 तक। जो अनुच्छेद 25 से 28 है उसमें धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में जिक्र किया गया है। एक धर्म है जिसको अपन बोलते हैं सिख धर्म। सिख धर्म के जो लोग होते हैं उनको जो कृपाण रखने का अधिकार दिया गया है वो अनुच्छेद 25 के तहत दिया गया है कि वो अपना जो कृपाण है वो अपने पास रख सकते हैं। ऐसी ही जो जानकारियां हैं वो आपको हमारे द्वारा दी जाएंगी। जो अगला अधिकार है, जो अगला मौलिक अधिकार है वो दिया गया है शिक्षा और संस्कृति का अधिकार। शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, जिसमें शिक्षा और संस्कृति का अधिकार दिया गया है 29 से 30, जिसमें बताया गया है कि कोई अल्पसंख्यक वर्ग, अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक दो शब्द होते हैं, अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक। अल्पसंख्यक उन लोगों को कहते हैं जिनकी जो संख्या है वो बहुत कम होती है। उनको अपनी शिक्षा और संस्कृति को बचाए रखने के लिए कुछ प्रावधान किए गए हैं। जो 29 से 30 में वर्णित हैं वो अपनी शिक्षा और संस्कृति को सुरक्षित रख सकते हैं। शिक्षा और संस्कृति के लिए कोई इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं, कोई शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं। ये सारी चीजें इसमें बताई गई हैं। अगला है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसके तहत 5 प्रकार की रिट उच्चतम न्यायालय और सर्वोच्चतम न्यायालय 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे संविधान की हृदय और आत्मा कहा है, जो संवैधानिक उपचारों के अधिकार के तहत होता है। अगर इन 5 मौलिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है तो हम संवैधानिक उपचारों के अधिकार के तहत उन्हें सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। ये मौलिक अधिकार वाद योग्य हैं, इन पर वाद किया जा सकता है। अपना जो क्वेश्चन था भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन किस अनुच्छेद में है, तो संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक ये वर्णित हैं। अपन ने समानता का अधिकार देखा जो 14 से 18 तक वर्णित है। स्वतंत्रता का अधिकार जो 19 से 22 तक वर्णित है। शोषण के विरुद्ध अधिकार जो 23 से 24 तक वर्णित है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो 25 से 28 तक वर्णित है। शिक्षा और संस्कृति का अधिकार जो अल्पसंख्यकों को दिया जाता है वो 29 से 30 तक वर्णित है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसके तहत 5 प्रकार की रिट जारी की जाती हैं। उन रिटों के बारे में भी चर्चा करेंगे अपन, कौन कौन सी रिट जारी की जाती हैं। अगला देखते हैं अपन। अगला जो क्वेश्चन है उसमें देखेंगे अपन प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप भी मेरे साथ प्रयास करें क्वेश्चन का जवाब देने का। शुरुआत में जब संविधान का निर्माण हुआ था, संविधान का जब निर्माण हुआ था तो इसके बारे में मैं भी डिटेल बताऊंगा। संविधान का जब निर्माण हो रहा था तब मौलिक अधिकारों से संबंधित 2 कमेटियां बनाई गई थी। एक थी मौलिक अधिकारों की, एक थी मौलिक अधिकारों की समिति, मौलिक अधिकारों की समिति, और एक थी मौलिक अधिकारों की उपसमिति। जो मौलिक अधिकारों की समिति थी उसके अध्यक्ष थे पटेल, सरदार पटेल उसके अध्यक्ष थे। और जो मौलिक अधिकारों की उपसमिति थी उसके अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी, उसके अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। जब शुरुआत में संविधान निर्माण का कार्य चल रहा था, संविधान बनाया जा रहा था, तब संविधान में 7 मौलिक अधिकार लिए गए थे। अभी इससे पहले जो पिछला क्वेश्चन था उसमें हमने 6 मौलिक अधिकारों के बारे में बात की, इसमें 7 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। तो आप पूछोगे कि सर 7 मौलिक अधिकार है तो फिर 7वां मौलिक अधिकार कौन सा है। 7वां जो मौलिक अधिकार है वो था संपत्ति का अधिकार, वो था संपत्ति का अधिकार। 7वां जो मौलिक अधिकार है वो था संपत्ति का अधिकार, जिसे 44वें संविधान संशोधन, जिसे 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा
हटा दिया गया। और इस समय मोरारजी देसाई की सरकार थी। मोरारजी देसाई की सरकार में 44वां संविधान संशोधन हुआ, जिसमें से 7वां जो मौलिक अधिकार था, जो अनुच्छेद 31 में वर्णित था, जो अनुच्छेद 31 में वर्णित था, उसे संपत्ति के अधिकार को हटाकर 300 क में शामिल कर लिया गया। 300 क में शामिल कर लिया गया और इसे एक विधिक अधिकार या कानूनी अधिकार बना दिया गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसका राइट आंसर है 7। शुरुआत में मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार, भारत के संविधान में जो मौलिक अधिकार हैं वो 42वें, नीचे से देखते हैं अपन क्वेश्चन को, 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? नहीं, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। संसद द्वारा 1952 में जोड़े गए थे? नहीं, 1952 में पहले, 1951 और 52 में पहले आम चुनाव हुए थे। चौथे संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? नहीं, चौथे संशोधन द्वारा नहीं जोड़े गए थे। मूल, ये लिखा हुआ है मूल संविधान का हिस्सा थे, ये मूल लिखा हुआ है, यहां मिसप्रिंट हो गया है थोड़ा सा, तो मैं बताऊंगा कि भारत के संविधान में, जैसा कि मैंने अभी बताया था कि इसके लिए दो कमेटी भी गठित की गई थी। एक मुख्य समिति थी और एक उप समिति थी। मुख्य समिति जो समिति थी उसके अध्यक्ष सरदार पटेल थे और जो उप समिति थी उसके अध्यक्ष जे.बी. कृपलानी थे, जानकी वल्लभ भाई कृपलानी। तो इसका राइट आंसर है मूल संविधान का हिस्सा थे, यानी कि मौलिक अधिकार संविधान में संविधान निर्माण के समय से ही वर्णित थे, लेकिन मौलिक कर्तव्य जो थे वो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़े गए। मौलिक कर्तव्य पढ़ेंगे तब इसका डिटेल एनालिसिस करेंगे अपन। फिलहाल अपन पढ़ रहे हैं मौलिक अधिकार। आप जुड़े हुए हैं 7 स्टडी एफर्ट्स के साथ। इस प्रकार की जानकारियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, जिसमें आपको इंडिया जी के हिंदी, रीजनिंग, मैथ सारी क्लासें अवेलेबल होंगी। ऑप्शनल वीडियो दिए जाएंगे आपको। आप थ्योरी, जो सैद्धांत थ्योरी की जो क्लास हैं उनको आप किसी भी चैनल से पढ़ सकते हैं, किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से, किसी भी बुक से पढ़ सकते हैं। अगर आपको पढ़ाई के लिए अच्छे से प्रयास करना है तो ऑप्शनल सीरीज में हमारे साथ जुड़े रहिए। इस प्रकार के अच्छे अच्छे क्वेश्चनों का डिटेल्ड वीडियो मैं और मेरी टीम द्वारा बनाया जाएगा, जिसमें हम 5वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 5वें क्वेश्चन में मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है। इसमें मैं तुम्हें बताऊंगा कि भारत में आपातकाल की घोषणा, आपातकाल की घोषणा 3 अनुच्छेदों के तहत की जाती है, 352, 356 और 360। भारत में आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। जो 3 अनुच्छेद हैं उनके द्वारा की जाती है। कोई बाहरी खतरा हो, बाहरी आक्रमण हो, देश पर किसी प्रकार की विपदा हो, तब 352 के तहत राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जाती है। 356 जिसमें किसी भी राज्य का अगर प्रशासनिक तंत्र, किसी भी राज्य की अगर सरकार गिर जाती है तब वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। इसके तहत राष्ट्रीय आपात लगाया जाता है, राष्ट्रीय आपात लगाया जाता है। इसके तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। और इसके तहत आर्थिक आपात लगाया जाता है, आर्थिक आपातकाल। मैंने आपातकाल के बारे में बताया कि 3 अनुच्छेदों में इसका वर्णन मिलता है। अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जाती है। प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रपति को सिफारिश की जाती है कि आप आपातकाल की घोषणा कर दो, देश पर संकट आ गया है। जब किसी राज्य का तंत्र विफल हो जाता है, जब किसी राज्य की सरकार गिर जाती है, तब उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। जब इकोनॉमिकल कंडीशन खराब हो जाती है
पैसे की मारामारी हो जाती है तब आर्थिक आपातकाल लगाया जाता है, जो भारत में अभी तक एक भी बार नहीं लगा है। फिलहाल हम देख रहे हैं मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है, तो इन तीनों अनुच्छेदों के तहत राष्ट्रपति जो है वो मौलिक अधिकारों का निलंबन कर सकता है। इसमें जो राष्ट्रपति है वो मौलिक अधिकारों का क्या कर सकता है, निलंबन कर सकता है। निलंबन का अर्थ, निलंबन और प्रतिबंध दो शब्द होते हैं। प्रतिबंध का मतलब होता है उसे हमेशा के लिए बंद करना, लेकिन निलंबन का जो अर्थ होता है उसका अर्थ होता है कि इसे कुछ समय के लिए रोक दिया जाता है, जब तक कि देश में या राज्य में आपातकाल जारी रहता है तब तक राष्ट्रपति सभी मौलिक अधिकारों को खत्म कर सकता है, निलंबित कर सकता है, सभी मौलिक अधिकारों का निलंबन कर सकता है। लेकिन दो मौलिक अधिकार ऐसे हैं, 20 और 21 को छोड़कर, 20 और 21 को छोड़कर सारे मौलिक अधिकारों का निलंबन राष्ट्रपति द्वारा किया जा सकता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को इसमें बताया गया है निलंबित किया जा सकता है, निलंबित नहीं किया जा सकता, निलंबित किया जा सकता है, किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता, ऊपर निर्देश कुछ भी सही नहीं है। इसमें निलंबित नहीं किया जा सकता, जैसा कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि इसका निलंबन किया जा सकता है, राष्ट्रपति द्वारा इसका निलंबन कर सकते हैं। जो मैंने 3 अनुच्छेद बताए, 352, 356 और 360 के तहत राष्ट्रपति द्वारा निलंबन किया जा सकता है, यानी इनका निलंबन किया जा सकता है, इन्हें निलंबित किया जा सकता है। तो अपना राइट आंसर है ब, जिसमें लिखा हुआ है निलंबित किया जा सकता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मौलिक अधिकार चैप्टर पढ़ रहे हैं आज अपन, जिसमें अपन 7वें क्वेश्चन को देखेंगे। 7वें क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है। अपने जो मूल अधिकार हैं उन्हें संरक्षण कौन प्रदान करता है, तो अपनी जो न्यायपालिका है स्वतंत्र न्यायपालिका की जो अवधारणा है वो अमेरिका से ली गई है। ये जो स्वतंत्र न्यायपालिका है वो ही हमारे मूल अधिकारों की क्या है, संरक्षक है। मूल अधिकारों की क्या है, संरक्षक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार से संबंधित है। मैंने अभी आपको 6 मौलिक अधिकारों के बारे में बताया गया था, 6 मौलिक अधिकारों के बारे में बताया। एक बार मैं पुनः इन ऑप्शन के माध्यम से आपको समझा देता हूं। इसमें स्वतंत्रता का अधिकार वर्णित है, इसमें शोषण के विरुद्ध अधिकार वर्णित है, इसमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार वर्णित है। 14 से 18 तक समानता का अधिकार जो अपना पहला मौलिक अधिकार है। जो 6 मौलिक अधिकार अब वर्तमान में जो संविधान में 6 मौलिक अधिकार वर्णित हैं, जिन्हें शुरुआत में 7 मौलिक अधिकार दिए गए। जो 7वां मौलिक अधिकार था संपत्ति का अधिकार, वो 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटा दिया गया। तो अपना राइट आंसर है सी, जिसमें 14 से 18 तक में समानता के बारे में विवरण मिलता है। आगे मैं बात करूंगा 9वें क्वेश्चन की, जिसमें लिखा हुआ है संविधान के किस अनुच्छेद में कानून का समान संरक्षण प्राप्त है। देखो, 2 तरह की अवधारणाएं हैं। एक होता है विधि का शासन, एक होता है विधि के समक्ष समानता। एक होता है विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष सभी कैसे हैं, विधि के समक्ष सभी समान है। एक होता है विधि का समान संरक्षण, विधि का समान संरक्षण। ये जो समान संरक्षण वाली अवधारणा है वो हमने अमेरिका से ली है, और जो विधि के समक्ष समानता है वो हमने इंग्लैंड से ली है। ये जो विधि के समक्ष समानता है ये नकारात्मक अवधारणा है और ये एक सकारात्मक अवधारणा है। फिलहाल हम क्वेश्चन में देखते हैं समान संरक्षण प्रावधानित है, यानी इनका प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है। तो कानून का जो समान संरक्षण है वो हमारे मौलिक अधिकार के अनुच्छेद
14 में वर्णित है। 14 में लिखा हुआ है कि सभी को विधि का समान संरक्षण प्राप्त होगा, सभी की विधि के समक्ष क्या होगी, समानता होगी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन पढ़ रहे हैं यूपी पुलिस, एसएससी जीडी, स्पेशल यूपी पुलिस और एसएससी जीडी में जो क्वेश्चन पिछले पेपरों में आए हुए हैं या जो क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, हम ऐसे क्वेश्चनों को करा रहे हैं जिसमें 9 क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं। अगला क्वेश्चन जो 10वां क्वेश्चन है वो मैं आपको बताऊंगा, जिसमें अभी हमने देखा, अभी चर्चा चल रही है मौलिक अधिकारों के बारे में। मैंने आपको पहले ही बता दिया 6 मौलिक अधिकार संविधान में वर्तमान में वर्णित हैं। मौलिक अधिकारों की जो शुरुआती संख्या थी वो 7 थी, जो 44वें संविधान संशोधन द्वारा 6 रह गई। 10वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है और किसी भी रूप में इसके व्यवहार का निषेध करता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पिछले कई पेपरों में यह पूछा भी गया है। अस्पृश्यता, इस शब्द का मतलब है छुआछूत, जो कि हमारे समाज में बहुत बुरी तरीके से फैला हुआ है। संविधान द्वारा इसे बहुत पहले ही प्रतिबंधित कर दिया गया है। जब संविधान का निर्माण हुआ तब अनुच्छेद 17 में यह लिख दिया गया कि अस्पृश्यता का अंत किया जाएगा। लेकिन जैसा कि आप आज भी समाज में देखते हैं कि बहुत ऐसे लोग हैं जो रूढ़िवादी हैं, जो प्राचीन परंपराओं को मानने वाले हैं, वो आज भी छुआछूत को मानते हैं। फिलहाल अपन देखते हैं कि अस्पृश्यता का जो उन्मूलन है वो किस अनुच्छेद के तहत किया गया है, तो इसमें अनुच्छेद 17 के तहत किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। मैं प्रत्येक क्वेश्चन का आपको डिटेल्ड एनालिसिस करता जा रहा हूं, एक्सप्लेन करता जा रहा हूं, सारी व्याख्याएं करता जा रहा हूं। आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो हमसे संपर्क कर सकते हैं, जिसमें आप मोबाइल नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल जो 7 स्टडी एफर्ट्स के नाम से है उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या वीडियो में नीचे कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। समानता का अधिकार भारतीयों के लिए सुनिश्चित करता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें जैसा कि अपनी प्रस्तावना में भी लिखा हुआ है कि भारतीयों को धार्मिक, आर्थिक और सामाजिक न्याय दिया जाएगा, उसी के तहत ये अवधारणा ली गई है कि समानता के अधिकार में उसे धार्मिक समानता भी होनी चाहिए, आर्थिक समानता भी होनी चाहिए और सामाजिक समानता भी होनी चाहिए। यानी समानता के अधिकार का मतलब है कि उपरोक्त सभी, उसको धार्मिक समानता, आर्थिक और सामाजिक तीनों प्रकार की समानता होनी चाहिए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें दिया गया है प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? प्रेस की स्वतंत्रता मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि जो अभिव्यक्ति है, जो भाषण है, जो बोलने की, विचार की, अभिव्यक्ति की, अपने एक्सप्रेशनों को शो करने की जो स्वतंत्रता है वो अनुच्छेद 19 में वर्णित है। और अनुच्छेद 19 में भाषण स्वातंत्र के तहत, भाषण की स्वतंत्रता के तहत ये बताया गया है कि प्रेस वालों को भी प्रेस की स्वतंत्रता है। वो कोई भी, देखो पहले तो मैं तुम्हें एक बात और बता देता हूं, जितने भी मौलिक अधिकार हैं, जो भी मौलिक अधिकार संविधान द्वारा प्रदत्त हैं, वो मौलिक अधिकार केवल उस सीमा तक लागू हो सकते हैं जिससे सामने वाले के मौलिक अधिकारों का हनन ना हो। यानी कि अपन ये कह सकते हैं कि इन पर युक्ति युक्त प्रतिबंध लगाया गया है। यानी ऐसा नहीं है कि असीमित हैं, ये लिमिटेड हैं, अनलिमिटेड नहीं है। इनकी जो लिमिटेशन है वो इतनी है कि जिससे दूसरे के मौलिक अधिकारों का हनन ना हो और भारत की राष्ट्रीय एकता और अखंडता को कोई खतरा ना हो। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो 13वें नंबर का क्वेश्चन है। उसमें लिखा हुआ है संविधान के किन अनुच्छेदों में शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? मैंने तुम्हें एक बार फिर रिवाइज करा देता हूं। अनुच्छेद जो 14 से 18 है उसमें समानता के अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 19 से 22 है
वो स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 23 से 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 25 से 28 ये तो किसी से भी वर्णित नहीं है। 25 से जो 28 है वो धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित है। अभी जो पूछा गया है शोषण के विरुद्ध अधिकार, उसमें अनुच्छेद 23 से 24 जिसमें मानव के दुर्व्यापार, मानव को कहीं पर भी बेचा नहीं जा सकता, उसका व्यापार नहीं किया जा सकता, या बालकों को बालकों से कोई कार्य नहीं कराया जा सकता, इससे संबंधित है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो 23 और 24 में वर्णित है। अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जिसके बारे में मैंने अभी थोड़ी देर पहले चर्चा की है कि जो अनुच्छेद 23 है उसमें मानव के दुर्व्यापार पर रोक है, मानव को बेचा नहीं जा सकता। लेकिन अनुच्छेद 24 में जो छोटे बच्चे होते हैं, बालक होते हैं, जो नाबालिग होते हैं, उनका शोषण नहीं किया जा सकता, उन्हें किसी कार्य में, ऐसे कठिन कार्य में नहीं लगाया जा सकता कि जिनसे उनका शोषण हो। ये अनुच्छेद 24 में वर्णित है, क्योंकि शोषण के जो विरुद्ध अधिकार है वो अभी अपन ने पहले ही क्वेश्चन में देखा था कि जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है वो 23 से 24 में वर्णित है। और 23 में क्या वर्णन है? 23 में ये वर्णन है कि किसी भी मानव का दुर्व्यापार नहीं किया जा सकता। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन 15वें नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जैसा कि मैं थोड़ी देर पहले भी चर्चा कर चुका हूं इस बारे में कि जो डॉक्टर BR अम्बेडकर थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो थे, उन्होंने जो अनुच्छेद 32 है जिसे अपन संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहते हैं, उसके बारे में कहा था कि ये संविधान की हृदय और आत्मा दोनों हैं। तो इस प्रकार अपन देखते हैं कि मैं जो बता चुका हूं अपन को कि अनुच्छेद जो 32 है, अनुच्छेद 32 में ये लिखा हुआ है कि कोई भी व्यक्ति अगर जिसके 5 मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो वो अनुच्छेद 32 के तहत न्यायालय में वाद कर सकता है, यानी कि मौलिक अधिकार वाद योग्य हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और न्यायपालिका इनका संरक्षण करती है। मौलिक अधिकारों का संरक्षण कौन करता है? न्यायपालिका करती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। अगले क्वेश्चन में अपन देखेंगे, जैसा कि मैं तुम्हें बता रहा था कि किसी उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्चतम न्यायालय द्वारा 5 प्रकार की रिट जारी की जा सकती हैं, जिसमें पहली है बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसमें किसी भी व्यक्ति को गुप्त रूप से नजरबंद नहीं किया जा सकता, यानी उसे 24 घंटे के अंदर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना होता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण में यही लिखा हुआ है। तो इसमें से जो बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका है, जो रिट है, वो जारी की जाती है दोषपूर्ण पुलिस नजरबंदी। अगर किसी व्यक्ति को नजरबंद किया जा रहा है और ऐसा दोष लगाया जा रहा है पुलिस पर के उसे जबरन या जबरदस्ती उसे नजरबंद किया गया है, उसका वास्तव में उसने कोई अपराध नहीं किया है, तो तब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट एक रिट जारी करती है, जिसको अपन बंदी प्रत्यक्षीकरण कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। अगले क्वेश्चन में निम्नलिखित में से किस याचिका का शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं। एक याचिका होती है, एक रिट होती है, जो 5 प्रकार की रिट 5 प्रकार की जो रिट मैंने अभी बताई थी तुम्हें, उसमें एक ये जो चारों हैं और एक 5वीं होती है जिसको कहते हैं अपन निषेधाज्ञा, इसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण मैंने अभी आपको बता दिया। बंदी प्रत्यक्षीकरण में किसी भी व्यक्ति को 24 घंटे से अधिक अपन थाने में बंद नहीं कर सकते, उसे 24 घंटे के अंदर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना होता है। परमादेश, इसका मतलब होता है हम आदेश देते हैं,
जो ऊपरी अदालतें होती हैं, जो ऊपरी अधिकारी होते हैं, जो ऊपरी अदालत होती हैं, वो निचले अदालत अधीनस्थ न्यायालय को आदेश देती हैं। अधिकार परीक्षा, अगर कोई व्यक्ति किसी भी रोजगार के लिए, किसी अवसर के लिए अगर योग्य नहीं है और फिर भी वो अगर उस नौकरी को पा लेता है, तब उसे अयोग्य ठहराया जा सकता है। ये अधिकार परीक्षा के तहत आता है। निषेधाज्ञा, अगर किसी न्यायालय ने अगर किसी भी फैसला जब दे दिया हो और ऊपरी अदालत उस फैसले से संतुष्ट नहीं है, तो उसे निषेधाज्ञा कहते हैं, उसकी आज्ञा को खारिज किया जाता है। इसी प्रकार अगर कोई न्यायालय अगर किसी कार्य को करने के लिए सक्षम नहीं होती है, अगर कोई अधिकारी किसी कार्य को सक्षम नहीं होता है, तब उत्प्रेषण रिट जारी की जाती है। इस प्रकार 5 प्रकार की रिटों का जिक्र है। फिलहाल देखते हैं अपन याचिका हम आदेश देते हैं। तो हम आदेश देते हैं, ये परमादेश में लिखा हुआ है। ये कौन से में लिखा हुआ है? ये परमादेश, यानी अपना ऑप्शन है बी सही ऑप्शन है अपना। परमादेश का अर्थ ये होता है हम आदेश देते हैं। जो ऊपरी अदालतें होती हैं वो अधीनस्थ न्यायालयों को आदेश देती हैं। कौन मूल अधिकारों के अंतर्गत नहीं आता है, इसके बारे में भी अपन थोड़ी देर पहले चर्चा कर चुके हैं। जो पहले क्वेश्चन आया था, स्वतंत्रता का अधिकार अब भी मौलिक अधिकारों में वर्णित है। समानता का अधिकार 14 से 18 तक अब भी मौलिक अधिकारों में वर्णित है। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 में वर्णित है। लेकिन संपत्ति के मौलिक अधिकार को अब विधिक अधिकार बनाकर 300 क के अंतर्गत जोड़ दिया गया है। तो अभी वर्तमान में मूल अधिकार कौन नहीं है? संपत्ति का अधिकार नहीं है। यह क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, कई परीक्षाओं में आया हुआ क्वेश्चन है। मैं सारे ऐसे ही क्वेश्चन लेकर आया हूं जो क्वेश्चन पहले या तो पूछे गए हैं या जिन्हें पूछे जाने की बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं। मैं प्रत्येक क्वेश्चन को आपको समझा रहा हूं, प्रत्येक क्वेश्चन का आपको डिटेल्ड एनालिसिस करते जा रहा हूं। अगला जो क्वेश्चन है 19 नंबर का जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। भारत के संविधान के तहत निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? समता या समानता का अधिकार अपन ने पिछले क्वेश्चन में भी देखा। समता या समानता का अधिकार जो 14 से 18 तक वर्णित है, ये तो है। स्वतंत्रता का अधिकार ये भी है, ये भी अपने यहाँ एक मौलिक अधिकार है जिसका वर्णन अपन को 19 से 22 में मिलता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अभी थोड़ी देर पहले चर्चा की है, 23 से 24 में वर्णित है। लेकिन नागरिकता का कोई मौलिक अधिकार नहीं है। ऐसा मौलिक अधिकार, इस प्रकार का कोई मौलिक अधिकार का जिक्र संविधान में वर्णित नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। यूपी पुलिस के लिए स्पेशल ऑप्शनल सीरीज चल रही है जिसमें 20वें क्वेश्चन को, जिसमें मौलिक अधिकारों के तहत मैं 20वां क्वेश्चन करा रहा हूं। संपत्ति के मूल अधिकार को किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया था? मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे चर्चा की थी कि मोरारजी देसाई की सरकार थी। 1978 में एक संविधान संशोधन हुआ जिसको 44वां संविधान संशोधन कहते हैं। 44वें संविधान संशोधन द्वारा क्या किया गया था? 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को, संपत्ति के मूल अधिकार को हटाकर और 300 क में जोड़ दिया गया और इसे विधिक या कानूनी अधिकार बना दिया गया। विधिक या कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो इस प्रकार अपन का राइट आंसर है बी, 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसको हटा दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में जो लिखा हुआ है उसको देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? मैं आपको इन सारे आर्टिकलों के बारे में समझाऊंगा। सारे आर्टिकल देखेंगे अपन, कौन सा आर्टिकल इससे संबंधित है। अस्पृश्यता का अंत, थोड़ी देर पहले अपन ने चर्चा की थी। अस्पृश्यता का अंत आर्टिकल अनुच्छेद 14 में लिखा हुआ है कि छुआछूत नहीं की जाएगी, अस्पृश्यता का अंत कर दिया जाएगा। यह सही है, यह सही है। गिरफ्तारी एवं निरोध विरुद्ध संरक्षण जो अनुच्छेद 23 में वर्णित है, यह गलत है। यह अनुच्छेद 22 में वर्णित है।
ये अनुच्छेद 22 में वर्णित है, यानी कि हमारा राइट आंसर है बी। धर्म की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 में वर्णित है। अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29 में वर्णित है। ये सारे ऑप्शन सही हैं। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ये वाला सही सुमेलित नहीं है। इसमें लिखा हुआ है अनुच्छेद 23, लेकिन गिरफ्तारी एवं निरोध विरुद्ध संरक्षण अनुच्छेद 22 में वर्णित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं अपन। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान की इस सीरीज में जो पहला वीडियो था वो संविधान के सामान्य परिचय और संविधान सभा से संबंधित था। जैसा कि अपन यूपी पुलिस के सिलेबस को फॉलो कर रहे हैं, यूपी पुलिस और एसएससी जीडी में संविधान सभा पहला चैप्टर है और दूसरा जो चैप्टर है अपन का वो मौलिक अधिकार है, जिस पर आज अपन व्याख्या द्वारा इसको पढ़ रहे हैं, जिसमें अपन 22वां क्वेश्चन कर रहे हैं, जिसमें लिखा हुआ है 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष तक की आयु, 6 से 14 वर्ष जिसमें प्रारंभिक शिक्षा दी जाती है बालक को, जिसमें बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा दी जाती है, उसको भी अब मौलिक अधिकार बना दिया गया और 21A के तहत इसे जोड़ दिया गया। इसे 21A के तहत जोड़ दिया गया, इसे मौलिक अधिकार बना दिया और इसे 21A में जोड़ दिया। किस संविधान संशोधन के द्वारा सर इसको जोड़ा गया था? तो 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा इसे जोड़ा गया। इसमें लिखा हुआ है बीच सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित है। नहीं, ये अपने मूल अधिकारों में सम्मिलित है। मूल अधिकार का जो 21वां अनुच्छेद है जिसमें जीवन जीने का अधिकार है, उसके तहत ही अपन को शिक्षा का जो अधिकार दिया गया है वो 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया और इसे 21A के तहत जोड़ा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। अगला जो क्वेश्चन है अपना 23 नंबर का क्वेश्चन, जिसमें लिखा हुआ है परमादेश याचिका का क्या अर्थ है। ये क्वेश्चन शायद अपन पहले कर चुके हैं, डबल प्रिंट हो गया है। परमादेश का मतलब है हम आदेश देते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बता दिया था कि परम आदेश यानी हम आदेश देते हैं। इसका अर्थ ये है कि जो उच्च न्यायालय हैं वो अधीनस्थ न्यायालय को आदेश देती हैं, ये परमादेश कहलाता है। अगला देखते हैं अपन, इसके बारे में अपन पहले ही चर्चा कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं संविधान के अनुच्छेद 17 और 18। अनुच्छेद 18 में व्यवस्था है। देखो ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं पहले आपको अनुच्छेद 17 और 18 के बारे में समझा देता हूं। अनुच्छेद 17 जिसमें लिखा हुआ है आर्टिकल 17, जिसमें लिखा हुआ है अस्पृश्यता या छुआछूत का अंत कर दिया जाएगा। अस्पृश्यता या छुआछूत का अंत आर्टिकल 17 आर्टिकल या अनुच्छेद 17 के तहत किया गया है। आर्टिकल 18 के तहत उपाधियों का अंत कर दिया गया है। शिक्षा और सेना को छोड़कर किसी भी विभाग में किसी भी प्रकार की उपाधि नहीं दी जाएगी, केवल सेना और शिक्षा में उपाधियां दी जा सकती हैं। अगर किसी व्यक्ति को विदेश से कोई उपाधि मिलती है तो उसे पहले राष्ट्रपति से परमिशन लेनी पड़ेगी, तब वो उपाधि को धारण कर सकता है। फिलहाल अपन देखते हैं ये सारी व्यवस्थाएं सामाजिक समता के कारण की गई है, ताकि लोगों को आपस में बराबरी का एहसास होता रहे, समानता का एहसास होता रहे। अगर किसी व्यक्ति को कोई उपाधि दे दी जाएगी तो उसका जो पड़ोसी होगा उसे सामाजिक समानता का एहसास नहीं हो पाएगा। इसी के तहत इसको अनुच्छेद 17 और 18 में इसकी व्यवस्था की गई है। सामाजिक समता के तहत ये जो उपाधियों का अंत किया गया है या अस्पृश्यता या छुआछूत का अंत किया गया है वो सामाजिक समता के तहत किया गया है। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद शिक्षा का अधिकार, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको समझाया है कि जो शिक्षा का मौलिक अधिकार है, जो शिक्षा का मूल अधिकार है, वो 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा, मैं फिर बता देता हूं, 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 21A में जोड़ दिया है। 21
ए में जोड़ दिया है और इसको एक मौलिक अधिकार बना दिया है। तो अपन इसमें पढ़ रहे हैं 21A या 21A के तहत, अनुच्छेद 21A के तहत इसको मौलिक अधिकार बना दिया है और प्रारंभिक शिक्षा सभी बच्चों के लिए अनिवार्य कर दी है, जिसे मुफ्त शिक्षा भी कर दी है। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे मुफ्त शिक्षा ले सकते हैं। आगे अपन बात करेंगे 86वें संविधान संशोधन के तहत ही इसे मौलिक अधिकार भी बना दिया है। जो अपन मौलिक अधिकार में बात करेंगे, किस प्रकार 10 मौलिक अधिकारों के बाद इसे 11वें मौलिक अधिकार के रूप में, शिक्षा के मूल कर्तव्य के रूप में, इसे 11वें मौलिक कर्तव्य के रूप में 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा इसे जोड़ दिया गया है। उसकी बात अपन मौलिक अधिकार में करेंगे। फिलहाल अपन कर रहे हैं 26वां क्वेश्चन, जिसमें लिखा हुआ है भारतीय न्याय व्यवस्था में रिट किसके द्वारा जारी की जा सकती है? केवल सर्वोच्च न्यायालय? नहीं, मैं शुरुआत से तुम्हें बता रहा हूं कि जो रिट है वो केवल सर्वोच्च न्यायालय जारी नहीं कर सकता है, केवल उच्च न्यायालय जारी नहीं कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों जारी कर सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय या किसी राज्य की उच्च न्यायालय दोनों ही रिट जारी कर सकते हैं। तो इसका अपना सही आंसर है केवल सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय इसे जारी कर सकते हैं। इसे निचली अदालतें जारी नहीं कर सकती हैं। जो 5 प्रकार की रिट होती हैं उन्हें निचली अदालत जारी नहीं कर सकती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 27। मौलिक अधिकारों की इस ऑप्शनल सीरीज में मैं गौरव आपके लिए 27वां क्वेश्चन लेकर आया हूं, जिसमें लिखा हुआ है संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों को कृपाण, जो कृपाण होता है, जो चाकू या तलवार वो रखते हैं, उसको धारण करने की जो छूट दी गई है, उसको धारण करने की जो छूट दी गई है वो संविधान के अनुच्छेद 25 के द्वारा अपने धर्म को अबाध रूप से मानने की, उसका आचरण करने की, उसका प्रचार प्रसार करने की छूट के तहत उन्हें, जो सिख हैं, उनको कृपाण धारण करने की स्वतंत्रता दी गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान के मूल अधिकारों का अंश नहीं है? कौन सा संविधान के मूल अधिकारों का अंश नहीं है? तो इसमें मानव दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध, ये तो मौलिक अधिकारों में लिखा हुआ है, अनुच्छेद 23 से 24 में वर्णित है ये। कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, ये 24 में वर्णित है। उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की सहभागिता, ये मौलिक अधिकारों का अंश नहीं है। मौलिक अधिकारों में कहीं भी ये बात नहीं लिखी हुई है। जैसा कि अपन ने पहले देखा, किसी व्यवसाय, व्यापार या कारोबार को आगे बढ़ाना, अनुच्छेद 19 के जो 6ठे पैरा में लिखा हुआ है कि हम किसी भी जगह पर जाकर, भारत के किसी भी कोने में जाकर व्यापार कर सकते हैं, ये भी लिखा हुआ है। लेकिन उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की जो सहभागिता है उसके बारे में मौलिक अधिकारों में कहीं भी जिक्र नहीं किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 29। मौलिक अधिकारों का प्रमुख जो उद्देश्य है वो क्या है? समाज लिखा हुआ है, ये समाज के समाजवादी ढांचे को बढ़ावा देना, नहीं। व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना, ये भी नहीं है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना, उपरोक्त सभी को सुनिश्चित करना। इसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। और इसी के तहत मौलिक अधिकारों का जो मुख्य उद्देश्य है वो है व्यक्तिगत पर्सनल जो स्वतंत्रता है उसको देना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। अगले क्वेश्चन की तरफ अपन चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 30, जिसमें लिखा हुआ है मूल अधिकार मूल कहलाते हैं। मूल अधिकार मूल कहलाते हैं क्योंकि वह न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय नहीं। इनके मूल कहलाने का कारण इनका प्रवर्तनीय होना नहीं है। संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार घोषणा पत्र के अनुरूप है, ये भी नहीं है। सरलता से संशोधनीय नहीं है, ये भी नहीं है। इसका मतलब द जो ऑप्शन है, मानव के प्राकृतिक और अप्रतिदेय अधिकार हैं, ये प्राकृतिक अधिकार हैं, इसीलिए इन्हें मूल अधिकार भी कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो अगला क्वेश्चन है
क्वेश्चनों की सीरीज खत्म हो गई। हमारे साथ इसी प्रकार जुड़े रहिए। अच्छे कंटेंट, विश्वसनीय कंटेंट के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जो सहभागिता होगी तभी हमें पुनर्बलन मिलेगा, और उसके साथ हम नई ऊर्जा के साथ आप सभी के सामने एक नए टॉपिक को लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। नमस्कार, राम राम।